नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। जयपुर में 24 जनवरी से शुरू होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल पर सलमान रुश्दी से जुड़े पिछले साल के विवाद की छाया नजर आ रही है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने मांग रखी है कि जिन लेखकों ने पिछले साल सलमान रुश्दी की प्रतिबंधित किताब सैटेनिक वर्सेज से कुछ हिस्से पढ़े थे, उन्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल ना किया जाए। पिछले साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी विवादों के चलते हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन 4 लेखकों ने उनकी प्रतिबंधित किताब के कुछ हिस्से इस फेस्टिवल में पढ़े थे। इन चारों लेखकों का विरोध करने वालों का कहना है कि उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया है। पिछले साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में खुद को लेकर हुए विवाद पर रुश्दी ने कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के रवैये से उन्हें घोर निराशा हुई है। आज देश देशांतर में हम चर्चा करेंगे कि क्या अलग अलग विचारों के लिए हमारे समाज में जगह कम हो रही है, क्या हम दूसरों के विचारों या राय को लेकर अनुदार हो रहे हैं। और हमारे मेहमान हैं विष्णु नागर, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। इनके साथ ही किश्वर देसाई, जानी मानी लेखिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जल्दी ही एक और लेखिका अनुजा चौहान भी हमारे साथ होंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत किश्वर देसाई जी, अगर आपके साथ कर सकें हम, कि जब आप इस तरह की मांग सुनती हैं कि एक बार फिर इस बार सलमान रुश्दी के आने की कोई चर्चा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और एक बार फिर इस तरह की मांग उठना कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वो लोग भी हिस्सा ना लें जिन्होंने पिछले साल उस किताब के कुछ अंश पढ़े थे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं? ये तो एक बहुत ही दुखी करने वाली बात है कि हमारे समाज में, जैसे आपने कहा, कि डिबेट के लिए या किसी भी तरह की चीज़ जो लोग कंट्रोवर्शियल समझते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। और ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये तो एक कल्चरल बात है। लेखकों के लिए, लेखिका जैसे कि मैं हूँ या कोई भी लेखक हो, उसको एक समाज में एक स्पेस चाहिए होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। नहीं तो समाज का जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, वो बढ़ नहीं सकता है। और आप देखेंगे कि हर एक ही युग में ऐसे लेखक रहे हैं जो अपने विचार, अलग अलग विचार पेश करते हैं और उससे आइडियोलॉजी बनती है, उससे थॉट्स आगे बढ़ते हैं, लोगों के अलग अलग सोचने के विचार बनते हैं। नहीं तो एक बहुत होमोजीनियस सोसाइटी हम बन जाएंगे, मतलब सभी लोग एक ही तरह के सोचेंगे, एक ही तरह की बात कहेंगे, तो कितनी बोरिंग सोसाइटी हो जाएगी। तो हमें ये बातें समझनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मतलब के विरोध करते हैं लेखकों का या आर्टिस्ट का, वो एक तरह से बहुत चीप पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सारी मीडिया उनकी तरफ अपना रुख कर लेती है और देखती है कि ये क्या बात इन्होंने कह दी, ज़रूर कुछ लेखक में कुछ गलती होगी या इस आर्ट में कुछ कमी होगी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी मीडिया को भी कि जब ये इस तरह की चीज़ें वो कवर करते हैं तो थोड़ा वो खुद भी एनालिसिस करें कि किस बात के बारे में विरोध हो रहा है, और ये बात बढ़ाया चढ़ाकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आर्ट और कल्चर और डिबेट पर एक बहुत बड़ा ठेस लगता है। हम एक बहुत ओपन सोसाइटी हैं और हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी बना रहे हैं, और ये बहुत एक दर्द की बात है, दुख की बात है और डरने वाली बात भी है, क्योंकि कल ऐसी बातें होंगी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सबसे परमिशन हमें लेना पड़ेगा। जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है। अनुजा चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुजा, एक बार फिर जो किश्वर देसाई से मैंने सवाल किया कि जिस तरह से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर विवाद शुरू हो गया है, कुछ संगठनों ने ये मांग रखी है कि वो 4 लोग भी उसमें शामिल ना हों जिन्होंने सलमान रुश्दी की किताब के कुछ हिस्से पिछले साल लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़े थे। और ये कोई एक तरह का उदाहरण नहीं है। इस देश के महान पेंटर MF हुसैन साहब दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको बाहर रहना पड़ता है, वो देश नहीं लौट पाते हैं। उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, और उसी तरह के मुकदमे उन लोगों के खिलाफ भी हो जिन्होंने सलमान रुश्दी की किताब के वो कुछ अंश पढ़े। ये जो पूरा एक ट्रेंड है, इसको किस तरह से आप विश्लेषण इसका करेंगी? मैं तो कहती हूँ कि जैसे अभी किश्वर देसाई ने कहा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि थोड़ा
चीप पब्लिसिटी टाइप का सिचुएशन हो रहा है जो लोग करना चाह रहे हैं। और ये भी मतलब अगर हम मान भी ले कि अगर लोगों को कुछ किसी तरह की सेंसरशिप होनी चाहिए लेखकों के ऊपर, तो वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से देख के करें, थोड़ा दिमाग लगा के करें। तो आजकल इतनी इंटॉलरेंट और गंदी भद्दी टाइप की चीज़ें आ रही हैं मीडिया में। अगर आप आर्ट और एंटरटेनमेंट में भी ले लीजिए, जैसे आइटम सॉन्ग्स हैं, जैसे उनके लिरिक्स हैं, वहाँ पर ये लोग इतना कुछ नहीं करते। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो इतना अच्छा स्टेज है, जहाँ पे हर पूरा वर्ल्ड में अब इतना मशहूर हो गया है, उसके अंदर हम ये सब मतलब गुंडागर्दी काइंड ऑफ एलिमेंट क्यों घुसा रहे हैं? जी अनुजा, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल विष्णु नागर जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने हमारी बाकी दोनों मेहमानों के विचार सुने। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर अनुदारता नज़र नहीं आती है। MF हुसैन का मामला, इतने बड़े बहुत सारे मामले। अभी ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लेखक जो हैं वो नहीं आने चाहिए। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? नहीं, मैं इसको ये सिलसिला जो है हमारे देश में जो तमाम तरह के फंडामेंटलिज्म जो पनप रहे हैं, और इसके लिए कुछ हद तक हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं कि एक तो वो फंडामेंटलिस्ट के आगे आज से ही नहीं, पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से लगातार झुकती आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। वो हमेशा इनके आगे झुकते चले आ रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारे साथ ये हुई कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो इतने सालों का रहा है, उसने हमेशा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए फंडामेंटलिस्ट हो, उनके सामने झुकने का काम किया। तो आज भी हमको झुकना पड़ रहा है। और दूसरा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या की गहराई में जाएं तो शायद कहीं ये कारण भी, हमें इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो कुछ किया जा रहा है जी। ये एक लेखक जो है, ये दुनिया को बेहतर बनाने में, दुनिया को अच्छा बनाने में, दुनिया में तमाम तरह के नए विचार लाने में जो है लेखकों का, दार्शनिकों का, इतिहासकारों का, जो क्रिएटिव ढंग से सोचते हैं, उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। आज गैलीलियो को जिस तरह सज़ा दी गई जी, उसके बाद उस सच्चाई को जो है आज दुनिया को स्वीकार करना पड़ा। तो ये लेखक का काम, जो भी क्रिएटिव ढंग से सोचते हैं, चाहे पेंटर हैं, चाहे संगीतकार हैं, जो भी रचनात्मक ढंग से सोचते हैं, वही वो तमाम तरह की दीवारें तोड़ती है। सिर्फ फंडामेंटलिज्म की नहीं, दूसरी तरह की दीवारें भी तोड़ते हैं। दूसरा है कि किसी भी लेखक का, मैं समझता हूँ कि ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम एक खास धर्म के, या वो चाहे मेरा ही धर्म हो जी, उसके लोगों को ज़बरदस्ती आघात पहुँचाए। वो जिस तरह फील करता है, जिस तरह समाज को देखता है, जिस तरह समाज में जो कुछ हो रहा है उसको परसीव करता है, उसके हिसाब से वो लिखता है। और उसका कोई उद्देश्य में, मैं समझता हूँ कि लेखक का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को, लेकिन हाँ, अगर वो फील करता है, महसूस करता है, तो उसे कहने का पूरा हक है। दूसरों को भी, विरोध करने वालों को भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन तर्क से करें, बहस से करें। मुश्किल ये है कि ये तमाम तरह के फंडामेंटलिस्ट हैं, वो किताबों को पढ़ते नहीं जी, वो सिर्फ जो है एक पॉपुलर मिथ बना लेते हैं, उसके आधार पर विरोध करते हैं जी। एक भी फंडामेंटलिस्ट ने, अगर उन्होंने किताबों को पढ़ा होता, दुनिया की बेहतरीन फिल्मों को देखा होता, अच्छे संगीत को सुना होता, तो फंडामेंटलिस्ट भी नहीं होता। और अफसोस की बात यह है कि न सिर्फ वो उस किताब का विरोध करते हैं, उस व्यक्ति का विरोध, उसको एक सिंबल बना लेते हैं, क्योंकि शायद वो उनकी जो राजनीति है, जिसको कह लीजिए, उसको शायद सूट करता है। मैं लौटूंगा विष्णु नागर जी आपके पास। किशोर देसाई जी, आपके पास आना चाहूँगा। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, जो विष्णु नागर जी ने भी कहा कि कई बार सरकारें भी फंडामेंटलिस्ट के सामने घुटने टेक देती हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, सलमान रश्दी साहब ने कहा कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, और भारत जैसे लोकतंत्र का अगर इस तरह का रवैया होता है तो इससे उन्हें बहुत घोर निराशा हुई। पर यह भी बात है कि एक बड़े लोकतंत्र की यह भी जिम्मेदारी होती है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके संवेदनशीलता की बात है या उनके सेंटिमेंट्स की बात है, उसकी भी रक्षा उनको करनी होती है।
नहीं, देखिए, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो शायद सेंसरशिप की बात आप कर रहे हैं एक तरह से, कि सरकार को देखना चाहिए कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या म्यूज़िक सुन रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल एक फ्री सोसाइटी में, जैसे आपने कहा, जहाँ पे फ्री स्पीच है, जहाँ पे एक तरह की इंडिपेंडेंस और लिबर्टी हमें दी गई है, हमें इसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और जो बात पहले की गई कि जो सरकारें हैं वो झुक जाती हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे कंट्री में है वो बहुत ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। और ये नहीं मैं कहना चाह रही कि सिर्फ ये लेखकों की तरफ या आर्ट या आर्टिस्ट की तरफ ये लोग कर रहे हैं इस तरह की गुंडागर्दी, ये हर जगह हमारे समाज में हो रही है। और इससे एक डर लगता है इंसान को, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को भी डर लगता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको दी गई है, पर अब आप देख लीजिए कि इंटरनेट पर भी निगरानी लोग रख रहे हैं कि वहाँ पर क्या लोग बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और तरह तरह के केस, जैसे वो 2 लड़कियों पे डाल दिए गए मुंबई में, क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे के अगेंस्ट को, मतलब कुछ नहीं, कमेंट ही लिखा था और उसके लिए उनको जेल भेज दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे हमें एक तरह से बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस पर ही लोग, उसी को लोग अटैक कर रहे हैं। और अगर सरकारों की बात हम करें, समाज की बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग चुप रहे, हम जो, जैसे चलो आई एम अ राइटर, पर बाकी जो लोग हैं, जो लोग लिखते भी नहीं, उनको भी तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए तो ये आर्ट क्रिएट करते हैं। दिस इज डन कलेक्टिवली, इट इज, सोसाइटी मूव्स टुगेदर इन अ कलेक्टिव फैशन एंड वी प्रोग्रेस लाइक दैट। बट इफ वी डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू टारगेट individuals and we are going to make examples out of them, then this society is going to become more and more repressed. So everybody has to speak up. ये नहीं कि आप लेखकों पे छोड़ दो, जैसे कि हम जयपुर जा रहे हैं तो आपने हमसे सवाल पूछा, पर हर एक जो लोग जयपुर जो भी अटेंड कर रहा है जयपुर, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है ये कहने के लिए कि उनको भी फ्री स्पीच चाहिए, उनको भी सलमान रश्दी को सुनने का एक मौका मिलना चाहिए। और ये जो ऑथर्स हैं जिनको बैन किया जा रहा है एक तरह से, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है उनको बैन करने के लिए, या जो वो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, वी शुड वेलकम देम ऑल, बिकॉज हाउ एल्स आर वी गोइंग टू ग्रो एज अ सोसाइटी। जी जी बिल्कुल। अनुज, आपके पास आना चाहेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि अलग अलग मुद्दों को, जो किश्वर जी भी इशारा कर रहे थे, कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर नौजवान और बहुत लोग सड़कों पर उतरे और ऐसा लगा कि समाज में एक अवेयरनेस है, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो फ्रीडम उनको हासिल हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर। लेकिन जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात हो या दूसरे और इश्यूज़ जब सामने आते हैं, तो कई बार जिस तरह के रिस्पांस की उम्मीद किश्वर जी कर रही हैं वैसा नहीं देखने को मिलता है। ये एक अजीब किस्म की दुविधा, एक अजीब किस्म का विरोधाभास नज़र आता है समाज में, अगर हम देखते हैं इवन जो नौजवान तबका है उसमें भी। नहीं, आई फील मतलब ये मैटर्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं शायद ये कंपेयर वर्दी नहीं है, क्योंकि आई एम सेइंग कि 2 राइटर्स, मतलब यहाँ तो बहुत गंभीर चीज़ों पे लेकर लोग सड़कों पे आए हैं, जैसे इंडियंस, यंग पीपल जो नीचे आए हैं, मतलब इतना हॉरिबल गैंग रेप सिचुएशन में आए हैं। एंड आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर दैट विद कि 2 राइटर्स को अटेंड नहीं करना चाहिए लिट फेस्ट। पर हैविंग सेड दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हमारे देश में लूनेटिक फ्रिंज इतना जोर जोर के बोलती है, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे जो यूथ हैं, जो मतलब फ्री थिंकिंग सपोर्टर्स ऑफ फ्री स्पीच वाले जो यूथ हैं, उन्हें भी उतनी ही जोर के बोलना पड़ेगा। नहीं तो लूनेटिक फ्रिंज बोलता है और सब चुप हो जाते हैं और सब लोग उनको पैंडर करते हैं। आई फील इट्स टाइम कि यंग पीपल को भी इतना ही वोकल होना पड़ेगा, नहीं तो लूनेटिक फ्रिंज सबके लिए बोल रहा होगा जी। सो पीपल शुड रियलाइज दैट एंड से कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। विष्णु नागर जी, जो किश्वर देसाई ने बात उठाई और जो अनुजा भी कह रहे हैं कि लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो बात जो सही के पक्ष में भी खड़े हैं वो खामोश रहते हैं, वो खुल के बोलते नहीं। एक तो ये बात है, आज जिस तरह से सूचना क्रांति का युग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग इतने एक्टिव हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे बोलते हैं। वैसे में खाप पंचायत जैसी संस्थाएँ या इस तरह के जो संगठन है जो जयपुर लिटरेचर पर ऐतराज़ उठा रहे हैं, इस तरह के संगठन क्या कारण
कारण है कि वो अभी भी कामयाबी के साथ सरकारों से अपनी बात मनवा लेते हैं? उनका एक दबदबा नज़र आता है। उनका दबदबा इसलिए नज़र आता है कि उनके पास जो है अपने दूसरी तरह की ताकत है जी। उनके साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ जो धार्मिक संगठन हैं वो हैं, उनके पास खुद जो है अपनी एक तरह की समझिए कि अपनी ताकत दिखाने की वो फोर्स है। तो वो सब लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लेखक जो है ये जाके नहीं कर सकता है कि आपके घर या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाके तोड़फोड़ करें, जहाँ उसके खिलाफ, लेखन के खिलाफ या फंडामेंटलिस्ट बातें हो रही है वहाँ जाके तोड़फोड़ करें। ये लेखक के बस में नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। और लेखक को क्या, किसी भी क्रिएटिव आदमी को नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। इसलिए लेखक की आवाज़ को कम सुना जाता है, जबकि जो फंडामेंटलिस्ट तमाम तरह की जो फोर्सेज हैं उनके पास गोली है, बंदूक है, डंडा है, सब कुछ है जी। और उनके पास उनका कोई न कोई राजनीतिक रखवारा है। उनकी तरफ बोलने वाले जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों में, तमाम समाज में फैले हुए हैं। और आपने देखा है कि जो फंडामेंटलिस्ट एक दूसरे के खिलाफ नज़र आते हैं जी, वो आप देखेंगे जयपुर फेस्टिवल में आपको एक जगह नज़र आ रहे हैं, एक जगह खड़े हुए, कोई पाकिस्तान के नाम पर खड़ा हुआ है, कोई दूसरे नाम पर खड़ा हुआ है, और ये हर जगह होता है जी। तो ये फंडामेंटलिस्ट जो है बेसिकली एक है, इनके रंग जो है भले ही अलग दिखते हैं लेकिन ये एक हैं। तो एक तरह का फंडामेंटलिज्म दूसरे तरह के फंडामेंटलिज्म को बढ़ाता है जी। और ये लगातार हो रहा है। और इसकी दूसरी मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो लोग हाशिए पे जो पड़े हुए लोग हैं जी, उनको जो है न्याय बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता जी। और जब बहुत लंबे समय तक न्याय नहीं मिलता है तो जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो लोग फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इस चीज़ को भी जो है, इस चीज़ को भी इग्नोर, समझने की ज़रूरत है। इसको समझे बगैर अगर हम सारी चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि हम गलत होंगे जी। सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारे समाज में एक दूसरे के विचारों की कद्र करने का स्पेस कम हो रहा है। किशोर देसाई जी, आपके पास आना चाहूँगा सीधा। जब आपने अपनी बात शुरू की थी तो आपने कहा था कि इस तरह के ग्रुप्स जो विरोध करते हैं, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हो रहा है, या किसी पेंटर का विरोध करते हैं या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो ये एक तरह से पब्लिसिटी हासिल करने की उनकी कोशिश होती है। लेकिन ये आरोप पेंटर्स और लेखकों पर भी लगता है, क्योंकि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है तो आज़ादी हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आती है। ये बात सही है कि बहुत सारे लेखकों के खिलाफ एक बेबात का विवाद भी खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि कई बार कलाकार, लेखक भी विवादों के सहारे पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये तो हर तरह के लोग समाज में होते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि हम लेखक हैं और हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अगर पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो हमारी किताबें कोई नहीं पढ़ेगा, ये तो सही बात है। पर ये जो इस तरह की जो चीप पब्लिसिटी होती है वो कम लेखक चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी किताब जलाई जाए या उसकी किताब के विरोध लोग आवाज़ उठाएं। और मैं कुछ हद से ये बात मानती हूँ कि ठेस पहुंचाने के लिए कोई किताब नहीं लिखता है, पर एक थिंकिंग, एक सोच, एक तरह का कोई वैल्यू सिस्टम एक्सप्लोर करना, समाज को एक्सप्लोर करना, ये सब एक लेखक की जिम्मेदारी है। और मैं तो हर वक्त ये एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा जो एक फेवरेट राइटर है सादत हसन मंटो साहब, वो उनको 5 बारी तो कोर्ट में ले गए थे लोग और कहते थे कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं और पोर्नोग्राफी लिख रहे हैं। तो वो एक अलग समाज था। आजकल उनके प्लेज रचाए जा रहे हैं, उनका इतना हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बदलाव एक आना चाहिए समाज में। ये एक ऑटोमेटिक बात है कि उस समय जो लोग समझते थे अश्लील बात है, आज हम उसकी अप्रिसिएशन करते हैं कि वाह, ये तो इतना बढ़िया लिखते हैं। D.H. लॉरेंस को आप देख लीजिए। और इस तरह के बहुत सारे राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनको अपने समय में अप्रिशिएट नहीं किया गया था और बाद में लोगों ने
उनकी बहुत प्रशंसा की थी। पर अब क्योंकि हम एक बहुत ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमें एक मॉडर्न सोसाइटी बनना चाहिए, हमें अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए कि जब ऑथर्स आते हैं हमारे देश में, नाउ जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल इज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल, इस तरह की बातें हम करें, इतनी छोटी छोटी बातें लेकर कि वो पिछले साल उन्होंने कुछ पढ़ दिया तो इसलिए उनको बैन कर दो, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। पर हाँ, ये जो ग्रुप है उसका नाम हर जगह पे छप गया है अब, और इस ग्रुप को थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल गई है, और कोई पॉलिटिशियन ने जरूर नोट कर लिया होगा, हाँ जी अच्छा तो ये सब गुंडे इधर घूम रहे हैं, शायद हम उनका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, बिकॉज व्हाट इट डज टू अस इज दैट इट ब्रूटलाइजेस ऑल ऑफ अस एंड टेक्स अवे एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, बिकॉज हम सब डर के रहेंगे, और आज वो सलमान रश्दी के अगेंस्ट है, कल किसी और के अगेंस्ट होंगे, दिस विल जस्ट गो ऑन, दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। जी, और अनुजा आपके पास आना चाहेंगे, जो सवाल मैंने किश्वर देसाई जी से पूछा था वो उसी सवाल को थोड़ा सा और चीज़ें उसमें जोड़ करके, ये हो सकता है कि कुछ लेखक चीप पब्लिसिटी के लिए अपनी किताब ज़्यादा बिके, वो खबरों में आए, चर्चा में आए, कभी इस तरह का हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने का सवाल है, जो हम आमतौर पर मीडिया में भी हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि मीडिया के अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है उसको बचा के रखना है। तो आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है आज के वक्त में कि जबकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, किश्वर जी कह रहे थे कि एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया हो गई है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो और बड़ी हो जाती है ये चुनौती। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक जो आपने सेल्फ रेगुलेशन का कहा है पॉइंट, दैट इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट, बिकॉज वो करती है जो मतलब सिविलाइज सोसाइटी होती है, जो मैच्योर सोसाइटी होती है, उसमें सब पे ये छोड़ दिया जाता है कि आप सेल्फ रेगुलेट करो अपने आप को। जब आप पुस्तक लिख रहे हो, राइटर का काम है लोगों को प्रोवोक करना, लोगों को दिमाग खोलने का, ऐसे आइडियाज डालें कुछ जो लोगों ने पहले सोचा नहीं होगा। अब उसमें तो थोड़ा बहुत प्रोवोकेशन होगा, चौंकाने वाली बात होंगी, वो तो राइटर का काम है। अगर वो बिल्कुल मतलब सबको खुश करने वाली खुशी खुशी हैप्पी चीजें लिखेगा तो फिर वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा। राइटर का काम है कि वो ऐसा कुछ लिखे कि जिससे लोग चौंके, सोचे, नए आइडियाज आए, खिड़कियां खुले लोगों के दिमाग में। तो उसमें तो ऐसा थोड़ा बहुत तो होगा ही, दैट इज गुड राइटिंग जी। तो फिर वो तो, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत सेल्फ रेगुलेशन पे छोड़ दीजिए जी। विष्णु नागर जी, पर आप ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान से हैं तो व्हाटएवर। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपके। विष्णु नागर जी, जो बात अनुजा भी कह रही हैं और किश्वर देसाई भी कह रही थी, और जिन्होंने आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास लिखा, AR देसाई साहब, उन्होंने कहा कि साहब नए की स्थापना के लिए अगर आपको नया करना है तो उसमें काफ़ी शोर मचेगा, काफ़ी विरोध होगा, काफ़ी रोना चिल्लाना होगा, लेकिन नए की स्थापना के लिए ये सब आपको बर्दाश्त करना होगा। एक लेखक अगर वो थॉट प्रोवोकिंग नहीं होगा, वो बेचैनी नहीं पैदा करता, तो उस लेखन का कोई मायने भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता ही हूँ। और जो सबको खुश करने के लिए करता है, वो दरअसल एक साबुन बेचने का या पाउडर बेचने का काम कर रहा है जी। वो उसका काम जो है, एक लेखक का काम जो है, नई बहसें पैदा करना है। और बहसें ऐसे वो सोच समझ के नहीं करता, वो जिस तरह चीज़ों को परसीव करता है, जिस तरह के देखता है, जिस तरह समझता है, और जिस तरह उसके तमाम तरह का जो अध्ययन होता है, उससे देखने की जो उसको दृष्टि मिलती है, समझ मिलती है, उससे वो अपने समाज में जो कुछ चल रहा है जिसको दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं, वो देखने की कोशिश करता है। जब जिसको दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं उसे वो खुद देखता है, तो जाहिर है कि उसकी नज़रिया, उसका दृष्टिकोण अलग होगा। और ये काम मैं कह रहा हूँ सिर्फ लेखन में ही नहीं होता, जैसे आपने देसाई जी का नाम लिया, तो इतिहास में भी होता है। अब इतिहास में भी आप जो है, जैसे पहले ये था कि सिर्फ राजाओं ने जो कुछ हासिल किया, जो किया, वही इतिहास है। अब जो है वो दृष्टि नहीं रही जी। तो ऐसे ही सारे विज्ञान में हैं, विज्ञान में एक नई समझ पैदा हुई, समाजशास्त्र में एक नई समझ पैदा हुई। तो अगर जो कुछ स्थापित है उस ज्ञान के क्षेत्र में और समाज में जो कुछ स्थापित है, उसको चैलेंज करने का काम हर तरह का जो क्रिएटिव माइंड होता है वो करता है जी। और ये बहुत ज़रूरी हो, इसके बिना और फंडामेंटलिस्ट जो हमेशा इस तरह की हरकतें करते रहे। आज कबीर होते जी तो
उन्होंने मस्जिद और मंदिर और सबकी हंसी उड़ाई थी। तो आज तो कबीर को भी नहीं छोड़ा जाता, गालिब को भी नहीं छोड़ा जाता, और मंटो को भी नहीं छोड़ा जाता। मंटो को भी पता नहीं क्या हाल करते जी। तो ये सब चुनौतियां जो है एक लेखक को या जो भी क्रिएटिव लोग हैं तमाम तरह के, उनको झेलनी ही पड़ती हैं, झेलनी ही होगी, वरना जो है कोई भी समाज अपनी प्रगति नहीं कर सकता, नए ढंग से सोच नहीं सकता, नए सवालों पर। आज जो स्त्री को जो आज़ादी मिली है, आप समझते हैं कि सिर्फ आंदोलन की वजह से मिली है? ये सब जो है हमारे लेखन की दुनिया में, हमारी पेंटिंग की दुनिया में, हमारे संगीत की दुनिया में जो उन्होंने जो कुछ हासिल किया है उस सब का नतीजा है जी। तो ये जो नए नए क्षेत्रों में जो कुछ आज हो रहा है वो सब जो है उसके लिए हमारे तमाम तरह के क्रिएटिव लोग जिम्मेदार हैं। लंबे पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आमतौर पर, जैसे पिछली बार जब जयपुर फेस्टिवल हो रहा था, लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, और ये आमतौर पर किसी राजनीतिक दल ने कहा नहीं, लेकिन कई नौजवान नेताओं ने भी उस वक्त में ये हिम्मत नहीं जुटाई कि वो ये कह सकते कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप सलमान रश्दी का जिस उस बिना पर विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्या इस तरह की घटनाओं का सचमुच में, इस तरह के इश्यूज का सचमुच में कोई फ़ायदा नुकसान होता है चुनावों में या राजनीति में? बिल्कुल होता है, तभी तो चुप रहते हैं। दरअसल जो लगभग सारे दल हैं वो किसी भी तरह के फंडामेंटलिस्ट को नाराज़ नहीं करना, किसी भी तरह के स्थापित स्वार्थ को, मैं फंडामेंटलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का जो स्थापित स्वार्थ है उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। आज जो है खाप पंचायतों को कोई नेता नाराज़ नहीं करना चाहता, चाहे वो कुछ भी कहती रहें, और जबरदस्ती डंडा पड़ता है तो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, लेकिन दूरदर्शी नेता या पार्टी उसी को कहा जा सकता है जो रिस्क ले और समाज को बदलने और देश को बदलने का काम हमारे आज़ादी के आंदोलन में और उसके बाद के नेताओं ने किया है। नेहरू जी रिस्क लेते थे, गांधी जी रिस्क लेते थे, और तमाम तरह के उस जमाने के स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम नेताओं ने खतरे उठाए। आज जो है ये नेता जो जिनका जनता से कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ टीवी पर बहसें करते हैं, वो क्या जाने कि जनता क्या सोचती क्या नहीं सोचती। जी विष्णु नागर जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करेंगे। आपका, किशोर देसाई जी आपका, और अनुजा चौहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर विष्णु नागर जी की इसी बात के साथ कि स्वाधीनता आंदोलन का अगर आप इतिहास देखेंगे, उसके बाद का इतिहास देखेंगे, तो लीडरशिप ने जिस तरह के रिस्क उठाए, जिस तरह से समाज को बदलने की कोशिश की या उन प्रयासों को साहस के साथ समर्थन दिया, वैसी विल पावर अभी नहीं नजर आती है जो आनी चाहिए अगर हमें अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाना है, एक बेहतर देश अपने देश को बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ देश देशांतरों का आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।